नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका फेवरेट साप्ताहिक कार्यक्रम इकोनॉमिकम में। इकोनॉमिकम में इस हफ्ते बात एक बड़ी अनोखी चीज़ की होगी, एक नई चीज़ की होगी। इस बार का इकोनॉमिकम जब आप पूरा देखेंगे तब आपकी जो कुछ पहले से बनी अवधारणाएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं, वो टूट जाएंगी। आप जैसा मानते हैं, जैसा सोचते हैं, दरअसल वैसा नहीं है। बाजार में, कौन से बाजार में बताएंगे आपको, कि बाजार में, पूंजी के बाजार में, निवेश के बाजार में कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा घट रहा है जो आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ एक सालों में दरअसल पूरी तस्वीर बदल देंगे, पूरा परिदृश्य बदल देंगे। बात किसकी हो रही है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज इकोनॉमिकम में होगा क्या क्या। शुरुआत अंशुमान जी के साथ अर्थात से करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है। अर्थात की नई किस्त के साथ अंशुमान जी आ चुके हैं। अर्थात में आज बात होगी, उसके बाद बात होगी आपके सवालों की, जवाबों की। आपके सवाल, अंशुमान जी के जवाब। 3 बड़े सवाल हैं जिनका आज जवाब दिया जाएगा। इसके बाद बात होगी आपकी इनकम की। इनकम के बाद हम बात करेंगे किस्सों के सिक्के पर। इस हफ्ते किस्सों का सिक्का भी आपके इकोनॉमिकम का ही एक तार निकल रहा है, एक उसी से जुड़ा हुआ है, उसको आप जानना समझना। और चलते चलते आपको बताएंगे एक खास किताब के बारे में जो अंशुमान जी ने अभी हाल में ही पढ़ के ख़त्म की है, और वो चाहते हैं कि आप चाहें तो एक बढ़िया किताब है, आप भी पढ़ सकते हैं। अब आते हैं लौट के अपने विषय पर। बात क्या है, तो सबसे पहले कुछ ऐसी मान्यताएं जो आपके भी शायद दिमाग में स्थापित होंगी, जो मैं बताता हूं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अमेरिका और यूरोप के जो बड़े बैंक हैं, यही निवेश बाजार के, यही दुनिया भर के बैंकों की रहनुमाई करते हैं? इन्हीं के दम पर क्या निवेश की दुनिया चलती है? अगर आप ऐसा मानते हैं तो शायद अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत कुछ बदल रहा है। शुरुआत सबसे ताजी घटना से करते हैं, क्रेडिट स्विस के डूबने से करते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्रेडिट स्विस में पिछले 3-4 साल से सब कुछ चल रहा था, अचानक अभी क्यों डूबा? ये 6 महीने पहले क्यों नहीं डूबा? ये और 6 महीने क्यों नहीं चल गया? इसके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति की ना है, उसने कहा नहीं और बैंक डूब गया। सर, कौन है वो? हाँ, शुभम ने इसकी भूमिका जो बनाई है उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि हम जिस चीज़ पर आज बात करने वाले हैं वो शायद आपकी खबरों के रडार से बाहर होगी, पर बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी सामान्य खबरों के भीतर चलता है, और इसलिए क्रेडिट स्विस का डूबना एक बड़ा घटनाक्रम है जिसे करीब से समझना ज़रूरी है। ये बात पिछले साल अक्टूबर की है। शुभम, स्विट्ज़रलैंड का 166 साल पुराना बैंक है क्रेडिट स्विस। क्रेडिट स्विस का अपना एक इतिहास है स्विट्ज़रलैंड में, जिस पर हम आपको आगे बात करेंगे, इस पर बताएंगे कि क्या है। क्रेडिट स्विस को पिछले 2 साल से क्रेडिट स्विस तरह तरीके की समस्याओं में फंसा था। कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस निकल रहे थे जो कि स्विट्जरलैंड की बैंकिंग की साख के लिए काफ़ी बुरे थे। एसेट लायबिलिटी मिसमैच था। वेल्थ मैनेजमेंट जो उसका सबसे बड़ा गढ़ है, स्विट्जरलैंड के बैंकों का सबसे बड़ा धंधा वेल्थ मैनेजमेंट है। दुनिया के जो वेल्दी लोगों की संपत्ति है उसको मैनेज करके वो दुनिया में निवेश करते हैं, और अभी माना जा रहा है कि क्रेडिट स्विस के संकट के बाद वेल्थ मैनेजमेंट का बाजार वहाँ से शिफ्ट होकर सिंगापुर चला जाएगा, क्योंकि अब सिंगापुर के बैंक बड़ा वेल्थ मैनेजमेंट करने का अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। खैर, इस संकट के बाद पिछले साल अक्टूबर में स्विट्जरलैंड के इस बैंक को, 166 साल पुराने ऐतिहासिक बैंक को, उम्मीद की किरण दिख गई संकट से उबरने की। पिछले साल तक बैंक का घाटा बुरी तरह बढ़ चुका था, स्टॉक बुरी तरह टूट चुका था। माना जा रहा था कि बैंक के पास अब पूंजी नहीं बची है। शुभम, स्विट्जरलैंड और बैंकिंग का रिश्ता लगभग वैसा ही है जैसा भारत और कपड़े का रिश्ता है। यानी स्विट्जरलैंड की बुनियाद में, इस देश के बनने की बुनियाद में बैंकिंग रही है, और इसलिए स्विट्जरलैंड का जो बैंक, क्रेडिट स्विस बैंक, जिसकी साख को लेकर पूरी दुनिया में एक खास किस्म का आदर था, सम्मान था। कहा जाता था कि स्विस बैंकिंग की साख की कस्में खाई जाती हैं। पिछले 2 साल से ये बैंक इस स्थिति में था कि अभी डूबा कि तब डूबा। इसका एसवीबी बैंक की समस्या से जो अभी शुरू हुई और जिसमें अमेरिका के बैंक्स फंसे, सीधे कुछ उसका लेना देना नहीं था, पर इस समय ऐसा था, इस समय था कि जब दोनों घटनाएं एक साथ हुई। पिछले साल इस बैंक को $4 अरब का लॉस हुआ था। क्रेडिट स्विस बैंक को, दुनिया के सबसे बड़े वेल्थ मैनेजरों में से एक क्रेडिट स्विस बैंक को $4 अरब का लॉस हुआ था। साख इस तरह से बैठ गई कि क्रेडिट स्विस को एक आपराधिक मनी लॉन्ड्रिंग बैंक के साथ रिश्तों के कारण बुरी तरह दुनिया में साख का असर भी झेलना पड़ा, और दुनिया के रेगुलेटर्स ने भी काफ़ी इस पर सख्ती की। लेकिन 2022 के अक्टूबर में ऐसा लगा कि जैसे मानो क्रेडिट स्विस को एक संजीवनी मिल गई है, और ये संजीवनी ये थी कि सऊदी अरब के नेशनल बैंक ने क्रेडिट स्विस में $1.5 अरब का निवेश किया था, और ये घोषणा की थी कि $1.5 अरब का निवेश करेंगे, और लगभग इसकी 10% हिस्सेदारी, क्रेडिट स्विस की 10% हिस्सेदारी सऊदी अरब के नेशनल बैंक के पास चली गई थी। और इस फैसले के साथ सऊदी अरब का नेशनल बैंक क्रेडिट स्विस में सबसे बड़ा हिस्सेदार हो गया था, अकेला सबसे बड़ा इक्विटी होल्डर हो गया था।
सऊदी अरब का जो नेशनल बैंक है उसका मालिक सऊदी अरब का सॉवरेन वेल्थ फंड है, जिसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं। ये शब्द आप बार बार सुनेंगे इस पूरे कार्यक्रम में, सॉवरेन वेल्थ फंड, और सऊदी के संदर्भ में उसे PIF कहा जाता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं। इस नेशनल बैंक का मालिक सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड है, और सॉवरेन वेल्थ फंड के मालिक हैं सऊदी अरब के सुल्तान के जो प्रिंस हैं, अरब सुल्तान जो मोहम्मद बिन सलमान है, जिनको आमतौर पर डिप्लोमेटिक भाषा में MBS कहा जाता है, जिनके और अमेरिका के ताजे रिश्तों को लेकर काफ़ी चर्चा होती रही है। सऊदी अरब का सॉवरेन वेल्थ फंड दुनिया का छठा सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड है। तो अब अचानक क्या हो गया? बैंक के क्रेडिट स्विस के बैंक के खात्मे की उल्टी गिनती ठीक वहीं से शुरू हुई जहां से इसे संजीवनी मिली थी। मार्च के दूसरे हफ्ते में जब बैंक को पैसे की ज़रूरत थी और संकट गहरा था क्योंकि पूंजी नहीं, और बैंकों के साथ एक बड़ी समस्या, बैंकों की एक बार जब पूंजी टूटना शुरू होती है और सिकुड़ना शुरू होती है, फिर उनको कोई बचा नहीं पाता। हमने कभी भी बैंकों को वापस खड़े होते नहीं देखा। बैंक जब ढलान की तरफ जाते हैं तो वो चले ही जाते हैं, चाहे वो भारत के बैंक हों या विदेश के बैंक हों। मार्च के दूसरे सप्ताह में सऊदी अरब क्रेडिट स्विस अपने सबसे बड़े इन्वेस्टर यानी सऊदी नेशनल बैंक के पास या सऊदी सरकार के पास या सऊदी सुल्तान के पास पहुँचा, और सऊदी नेशनल बैंक ने कह दिया कि अब और पूंजी क्रेडिट स्विस को नहीं दी जाएगी। और एक ही झटके में जिस दिन ये घोषणा आई, ये संकेत आया सऊदी अरब से, अगले ही दिन, उसी दिन की बात है, शाम को आया और उसी दिन 60% स्टॉक टूट गया क्रेडिट स्विस का। स्विस बैंकिंग का सितारा, इसकी साख बुरी तरह डूब गई। अब स्विट्जरलैंड के दूसरे बैंक UBS ने जो सबसे बड़ा बैंक है इस समय, UBS, उसने क्रेडिट स्विस को खरीद लिया है और क्रेडिट स्विस का उसमें विलय हो गया है। आपको भी अचरज नहीं हुआ? हमें अचरज हुआ, बहुत सारे लोगों को दुनिया में अचरज हुआ कि दुनिया में की बैंकिंग को दिशा दिखाने वाला और यूरोप के बैंकिंग उद्योग का नेतृत्व करने वाला स्विट्जरलैंड की बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकों में इतने तूफान आए, मतलब हर सदी में दुनिया में बैंकों के संकट का इतना बड़ा इतिहास है कि उसके ऊपर आप पूरा सिनेमा बना सकते हैं। हर 10-20 साल बाद दुनिया में बैंक डूबते हैं, बैंकों में संकट आते हैं, बैंकों की अपनी समस्याएं हैं। ये बात रेलवे के आविष्कार से शुरू होती है 17वीं 18वीं शताब्दी से, और उससे पहले भी 13वीं 14वीं सदी से शुरू होती है, जिस पर हम किस्सों के सिक्के में बार बार अलग अलग तरह से बात करते रहे, आपको किस्से सुनाते रहे। लेकिन यूरोप का बैंकिंग उद्योग अरब के एक सुल्तान के एक इशारे पर डूब गया। सिर्फ उसने यह कह दिया कि हम क्रेडिट स्विस को पूंजी नहीं देंगे, और क्रेडिट स्विस का स्टॉक बैठ गया। पूरा स्विट्जरलैंड की सरकार घुटनों के बल आ गई। 24 घंटे 48 घंटे में दिन रात मेहनत करके UBS को समझाया गया, और UBS ने कौड़ियों के भाव क्रेडिट स्विस बैंक को खरीद लिया। आमतौर पर $17 अरब के AT1 बॉन्ड एक हिस्से में ख़त्म कर दिए गए। दुनिया के निवेशकों ने $17 अरब का निवेश कर रखा था क्रेडिट स्विस बैंक में, वो जीरो कर दिया गया। यहाँ से आपको चौंकना इसलिए ज़रूरी है, और पूरी दुनिया के लिए चौंकना ज़रूरी है, और हमारे सबके लिए भी, जो लोग वित्तीय बाज़ारों को पढ़ समझ सीखते रहते हैं, बराबर करीब से देखते हैं। आपको जैसा शुभम ने शुरुआत में कहा कि आप भी ये माने बैठे होंगे, बहुत सारे लोग ये मानते होंगे कि यूरोप और अमेरिका के बैंक दुनिया चलाते हैं। उन्हीं के पास पूंजी है, वो पूंजी अलग अलग फंड्स के जरिए, स्टार्टअप के जरिए, हेज फंड के जरिए, विदेशी निवेशकों के जरिए घूमकर हमारे शेयर बाजारों में आती है, वेंचर कैपिटल के जरिए आती। वही विदेशी निवेशक हैं जो परोक्ष रूप से पैसा देते हैं, उन्हीं से निवेश करने वाले कर्ज लेते हैं 1-2% पर, और भारत के बाजार में आकर 7-8% का रिटर्न कमाते हैं। यही दुनिया की पूंजी के प्रवाह की सबसे बड़ी पाइपलाइन है। यही धुरी है जिनके आधार पर दुनिया का पूंजी बाजार और पूंजी का प्रवाह चलता है। लेकिन वक्त बहुत तेज़ी से बदला और शायद हम उसे समझने में देर कर गए, और क्रेडिट स्विस के या यूरोप के बैंकों की चर्चा के बीच हम ये समझ ही नहीं पाए कि 2008 के बैंकिंग संकट के बाद तो दुनिया में पूंजी की धुरी ही बदल गई है। 2008 के बाद का इतिहास जब अब लिखा जा रहा है और आगे लिखा जाएगा, तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, मजबूरी होगी ये स्वीकार करने की, कि दुनिया के कई कंपनियां और बैंक पिछले 7-8 साल में कई बार डूबे होते अगर अरब के सॉवरेन वेल्थ फंड ना होते। अगर अरब की पूंजी या मिडिल ईस्ट की जो पूंजी सॉवरेन वेल्थ फंड से आती है, अगर वो नहीं होती, तो ये इन बैंकों को उबारने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कोविड आया, और कोविड के बाद तो इन सॉवरेन वेल्थ फंड की ताकत और ज़्यादा बढ़ गई। अब जहाँ जहाँ कंपनियाँ डूब रही हैं, जहाँ जहाँ उन्हें कर्ज की ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ जहाँ उन्हें पूंजी की ज़रूरत पड़ रही है, वो जाकर अरब के एक ही बड़े, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बड़े रिजर्व पूल में जाकर गोता लगाती हैं, वहाँ से पूंजी लेकर आती हैं। और ये पूंजी की जो नई धुरी है, जिस धुरी को आप में मानते थे कि वो बैंक ऑफ अमेरिका में, मॉर्गन स्टैनले में, गोल्डमैन सैक्स में थी, या क्रेडिट स्विस UBS में थी, या बैंक ऑफ इंग्लैंड के बड़े बैंकों में HSBC में थी, नहीं थी। पूंजी की धुरी
शिफ्ट होकर मिडिल ईस्ट के सॉवरेन वेल्थ फंड के पास पहुंच गई है। और ये सॉवरेन वेल्थ फंड ही अब दरअसल इस पूरी दुनिया के सबसे अहम लोग हैं जो निवेश के बाजार को, पूंजी के बाजार को चलाते हैं। और इनके नायकों पर आज दरअसल चर्चा है सॉवरेन वेल्थ फंड पर और इनके उभरते हुए नायकों पर। तो सर, सबसे पहला बुनियादी सवाल, तैयार कैसे होते हैं, कौन है ये सॉवरेन वेल्थ फंड? सॉवरेन वेल्थ फंड जैसे दुनिया चला रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट सेक्टर में, स्टॉक मार्केट में और बैंकिंग इंडस्ट्री में के जो प्रमुख कमांडिंग सिचुएशंस ले रखी हैं, इनके बारे में जब आपको ब्यौरा बताएंगे तो आपको आश्चर्य होगा जानकर कि हुआ क्या है, दरअसल हो क्या रहा है। अरब में जो तेल की पूंजी है वो कैसे पूरी दुनिया में फैल रही, जबकि हम ये मानते रहे हैं कि मध्य पूर्व के देश जो हैं वो अपनी पुरानी व्यवस्था में जीते हैं और वो केवल तेल की दौलत के स्वामी हैं, इसके अलावा वो दुनिया में निवेश नहीं करते। पर सब कुछ बदल गया है, काफ़ी कुछ बदल गया है। सॉवरेन वेल्थ फंड, शुभम ने पूछा, सॉवरेन वेल्थ फंड एक तरीके के इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं जो आमतौर पर सरकारें चलाती हैं। अरब के ज़्यादातर देशों में आमतौर पर या तो लोकतंत्र नहीं है या लोकतंत्र है तो बहुत कमज़ोर सा लोकतंत्र है, राजशाही है या सल्तनतें हैं जो उन्हें चलाते हैं। सरकारों के सॉवरेन वेल्थ फंड होते हैं। ये देश में जो बड़े कारोबार होते हैं उनकी कमाई से जो जुटाया गया सरप्लस होता है उससे ये फंड बनाए जाते हैं और इन्हें निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या जो देश के बजट में खर्च के बाद जो पैसा बचता है उसे सॉवरेन वेल्थ फंड में डाला जाता है। आमतौर पर वो सरकारें, जिन सरकारों में जहां राजशाही है या जहां पर लोकतंत्र नहीं है वहां सॉवरेन वेल्थ फंड बनाए जाते हैं, या ज़्यादातर उन देशों के पास सॉवरेन वेल्थ फंड है जिनके पास सरप्लस पैसा आता है, खासतौर से तेल और खनिज का पैसा। जहाँ प्रति व्यक्ति आय काफ़ी ऊँची है, जिससे हम कतर के बारे में बात कर चुके हैं, दुनिया में सबसे ऊँची प्रति व्यक्ति आय वाला देश है सऊदी अरब अमीरात, जहाँ लोगों के पास ज़िंदगी जीने की बेहतर सुविधाएँ हैं, लोगों की प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, देश खूब कमाता है, उनके पास कुछ नेमत है ऐसी तेल की जिसके कारण वो खूब कमाता है। वो जो कमाई आती है उसे सरकारें ऐसे फंड बनाती हैं। मध्य पूर्व में दुनिया के सबसे ज़्यादा सॉवरेन वेल्थ फंड है, लेकिन उसके बाहर अगर आप माने तो सिंगापुर, नॉर्वे, कजाकिस्तान, अफ्रीका और यूरोप के कुछ देशों में भी सॉवरेन वेल्थ फंड काम करते हैं। इसमें नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड काफ़ी बड़ा है, तेल की कमाई वहाँ भी है। इसके अलावा कजाकिस्तान, अजरबैजान में भी खनिज से बने हुए तेल हैं। अफ्रीका के पास एक सॉवरेन वेल्थ फंड है। चाइना के पास एक बहुत बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड है जो चाइना ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार से बनाया है। यूरोप दुनिया में करीब 100 बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड हैं, अलग अलग आकार के, साइज़ के अलग अलग सॉवरेन फंड हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या शुभम मिडिल ईस्ट के, मध्य पूर्व के खाड़ी देशों के सॉवरेन वेल्थ फंड की, जिनके पास सबसे ज़्यादा निवेश योग्य सरप्लस पैसा है, बगैर कर्ज का, ज़ीरो, और इसलिए वो रिस्क लेने को तैयार होते हैं। बाकी तो कोई जो निवेश कर रहा हो कहीं से कर्ज लेकर ही आया है, पर जो सरप्लस फंड सॉवरेन वेल्थ फंड में रखा हुआ है, इसमें 100 सबसे बड़े फंड, 100 फंड्स में सबसे ज़्यादा मध्य पूर्व के, और जो 25 सबसे बड़ी इस रैंकिंग में फंड्स हैं, जो दुनिया के 100 सॉवरेन वेल्थ फंड की रैंकिंग है, उसमें जो 25 सबसे बड़े फंड हैं उनमें खाड़ी देशों के फंड ऊपर हैं। अब आप ये रैंकिंग देखते चले जाइए, 100 देशों की फंड की रैंकिंग आपके सामने चल रही है। करीब करीब विश्व के पूरी दुनिया में जो सॉवरेन वेल्थ फंड हैं शुभम, उनके पास $11.2 ट्रिलियन की एसेट्स हैं, जिनमें से 18 सबसे बड़ा हिस्सा अरब के 18 सॉवरेन वेल्थ फंड का है। $11.2 ट्रिलियन की सरप्लस एसेट्स पर बैठे हुए हैं। सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट इस बारे में जानकारी देता है। उसके मुताबिक मध्य पूर्व के जो 10 बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड हैं, जिनमें कि अमीरात है, कुवैत है, अरब है, दुबई है और बाकी जो फंड हैं, इनके पास $4 ट्रिलियन की पावर है। $4 ट्रिलियन का फंड इनके पास उपलब्ध है। कच्चे तेल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी होती रही है पिछले 2 साल में, इसलिए इनके फंड्स बढ़ते चले गए हैं, इनमें काफ़ी पैसा और ज़्यादा आता चला गया है। और बीते 6 साल में खासतौर पर 3-4 बड़े फंड्स ने दुनिया को बिल्कुल बदल ही दिया है पूंजी की दृष्टि से। इन्होंने ये दुनिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, बैंकिंग के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई जो तकनीकें उनमें सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में, डिजिटल इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एग्रीटेक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हेज फंड्स की चर्चा आप अक्सर शेयर बाज़ारों के संदर्भ में सुनते हैं और यह मानते रहे होंगे कि हेज फंड की धुरी कहीं जापान में है या कहीं यूरोप में है या कहीं साउथ ईस्ट एशिया में है या अमेरिका में है। नहीं, हेज फंड की धुरी भी अब घूमकर अरब के देशों के पास आ गई है। सॉवरेन वेल्थ फंड दुनिया में सबसे बड़े हेज फंड निवेशक भी बन रहे हैं। जो बड़े हेज फंड हैं उनमें वो हिस्सेदारी ले रहे हैं। अब जबकि आप ये देख रहे हैं कि टाइगर ग्लोबल जैसी कंपनियां या सॉफ्ट बैंक जैसी कंपनियां विड्रॉ कर रही हैं, तो आप जरा अखबार की पिछले 1 साल की सुर्खियों पर ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टअप फंडिंग की जो अगली लहर आने वाली है वो यहीं से आने वाली है। भारत में अभी 3 कंपनियों को
आपको अबू धाबी के इन्वेस्टमेंट फंड से पैसा मिला है, जिसमें कि एक कंपनी जो चश्मे का कारोबार करती है उसको भी मिला है। तो भारत की कंपनियां भी और दुनिया के स्टार्टअप्स भी नई पूंजी के लिए यूरोप और अमेरिका की जगह रियाद और सऊदी अरब के देशों का चक्कर लगा रहे हैं। यानी दूसरी तरफ जो कंपनियां कोविड के बाद संकट में फंसी हैं, उन्हें उबारने का पैसा भी यहीं से वापस आपको मिल रहा है। अगर आप देखें कि पिछले एक दशक में शुभम जितने बड़े रणनीतिक निवेश हुए हैं पिछले 10 साल के अंदर, चाहे वो बैंकों का अधिग्रहण हो या बैंकों में इक्विटी लेना हो, चाहे वो स्टार्टअप्स हों, चाहे वो डूबती कंपनियां हों, और यहाँ तक कि फुटबॉल क्लब हों, पूंजी बाजार हों, बॉन्ड मार्केट हों, यहाँ अरब के शेखों ने बहुत बड़ी हिस्सेदारी ले रखी है। और ये बात आप हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि वो दिन भूल जाइए जब सिटी ग्रुप, क्रेडिट स्विस, बार्कलेज जैसे बैंक चला रहे थे। इन बैंकों को अब अरबों की पूंजी चला रही है, क्योंकि इनमें सॉवरेन वेल्थ फंड का पैसा लगा है, जिसके जरिए ये निवेश करते हैं और वेल्थ मैनेज करते हैं। सऊदी अरब का PIF, अमीरात का मुबादला और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड, कतर और दुबई और कुवैत के सॉवरेन वेल्थ फंड पूरी दुनिया में पूंजी की आवाजाही और पलट दी है। इसलिए क्या आश्चर्य कि क्रेडिट स्विस के एक इशारे पे सऊदी अरब के एक इशारे पे क्रेडिट स्विस डूब गया। अभी आप एक चीज़ 2-3 किस्से ताजे ध्यान रखें तो आपको समझ में आएगा कि इन सॉवरेन फंड्स की ताकत कितनी बड़ी हो चुकी है। बीते सप्ताह जब सिलिकॉन वैली बैंक डूबा था एक हफ्ते पहले, और उसकी यूके की सब्सिडरी को बेचने की बात आई थी, तो यूके की सरकार ने सबसे पहले अबू धाबी के फंड से संपर्क किया था, और अबू धाबी के फंड ने जब इनकार कर दिया कि हम इस सब्सिडरी को नहीं खरीदेंगे, तब किसी तरह से मनाकर और कोशिश करके HSBC बैंक से उसे खरीदवाया गया, यानी बैंक से बेल आउट कराया गया। अडानी संकट में फंसे तो सबसे पहले अरब की तरफ गए, वहाँ जाकर कोशिश की कि सऊदी अरब के सॉवरेन वेल्थ फंड से पैसा आना शुरू हो जाए, किसी तरह से नहीं मिला। जब खाली हाथ लौट आए तब उनको अपनी इक्विटी बेचनी पड़ी, इक्विटी प्लेस करनी पड़ी। रिलायंस ने सऊदी अरामको को अपना हिस्सा बेचा है भारत में के एनर्जी इंडस्ट्री में। जैसे हमने कहा कि एनर्जी में बड़ा निवेश है, देखिए सऊदी अरामको ने जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में एक है, उसने भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी में प्राइवेट तेल कंपनी में निवेश कर रखा है। और भारत के स्टार्टअप बाजार में तो सऊदी फंड की, मिडिल ईस्ट के फंड्स के निवेश की सूची बहुत लंबी होती चली जा रही है। तो सर ये माना जाए कि भले नॉर्वे बनाए या चीन बनाए, सॉवरेन वेल्थ फंड कोई भी बनाए, लेकिन दबदबा शेखों का ही है। हाँ, शेखों का, क्योंकि नॉर्वे या बाकी देशों के फंड्स की तुलना में जो सबसे एग्रेसिव ढंग से दुनिया के में पॉलिसी और डिप्लोमेसी, राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, वो अरब के सॉवरेन वेल्थ फंड है। उन्होंने पिछले 7-8 सालों में, 10 सालों में अपने आप को बहुत तेजी से बदला, और ये दिलचस्प है, समझना जानना हमारे लिए ज़रूरी है। पिछले 4-5 महीनों में दुनिया में काफ़ी सारे प्रमुख घटनाक्रम हुए जिनका केंद्र मिडिल ईस्ट था। अगर आपको फीफा का जो वर्ल्ड कप कतर का था वो याद है, तो वो केवल अकेला घटनाक्रम नहीं था। काफ़ी चर्चा हुई कतर के वर्ल्ड कप की। जैसे कतर ने इसको जीता और जैसे कतर ने इसकी मेज़बानी हासिल की, उसके पीछे एक लंबा इतिहास है घोटाले का, विवादों का, लेकिन कतर ने उस भयानक गर्मी में दुनिया के सबसे बड़े खेल मेले को आयोजित करके अपनी क्षमताएँ, अपनी पूंजी की, अपनी ताकत, अपनी कूटनीतिक क्षमता दिखा दी। लेकिन जिस समय ये कतर में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था शुभम, उस समय अबू धाबी में सालाना इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस चल रही थी अबू धाबी में, और पूरी दुनिया के सारे बड़े ताकतवर निवेशक और कंपनियां अबू धाबी में जुड़े थे। कुछ लोग जो वहाँ मौजूद थे जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि जिस हॉल में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस हॉल में बैठने की जगह नहीं थी और लोग साइड में खड़े हुए थे, और जिन्हें कुर्सियां नहीं मिली थी वो $1-2 बिलियन का निवेश संभालने वाले लोग थे जो बाहर खड़े हुए थे। ठीक इसी तरह अक्टूबर में रियाद में पिछले साल प्रिंस मोहम्मद सलमान ने भी एक ऐसा मेला लगाया था जहां दुनिया के 100 निवेशकों को न्योते पर बुलाया गया था। वहां ज़्यादातर लोग न्योते पर आए थे, और जहां शायद ही कोई बड़ा ग्लोबल फंड होगा जिसने रियाद के मेले में हिस्सेदारी ना की हो। ये जो निवेश मेले दुबई, अबू धाबी या रियाद में लगते हैं, ये उन निवेश मेलों से बिल्कुल फ़र्क है जिन्हें हम भारत में देखते हैं कि भारत के में सरकारें निवेशकों को बुलाती हैं और उनसे अनुरोध करती हैं कि हमारे यहाँ निवेश करें। यहाँ पूरी दुनिया में सरकारें निवेशकों को बुलाती हैं, उनके सामने बिछ जाती हैं, उनको तमाम तरीके की रियायतें ऑफर करती हैं, वो निवेश करें। रियाद और अबू धाबी के मेले बिल्कुल उल्टे हैं। यहाँ निवेशक यहाँ की पूंजी रिझाने के लिए पहुँचते हैं। इन मेलों में वो लोग पहुँचते हैं जिन्हें पैसा चाहिए, और अबू धाबी और रियाद के या सऊदी अरब के जो फंड हैं वो पैसा देने का फैसला करते हैं, पैसा मंगाने का फैसला नहीं करते। इसलिए दुनिया के सबसे अनोखे मेले हैं ये। मतलब लोग ये कहते हैं कि दुनिया के अरबपतियों की, कैपिटलिस्टों की जुटान दावोस में होती है स्विट्जरलैंड में आल्प्स की पहाड़ियों पर सर्दी में, लेकिन ये माना जा रहा है कि एक्चुअल दावोस तो डेजर्ट में है।
अबू धाबी और रियाद में है, जहां से ये डिसाइड होता है कि भविष्य में दुनिया में किस बैंक में कितनी पूंजी जाएगी, किस स्टार्टअप को कितना पैसा मिलेगा, किस हेज फंड को, किस विदेशी निवेशक को, किस देश का सॉवरेन वेल्थ फंड अरब में कितना पैसा निवेश करेगा। और इसलिए अब दुनिया में पूंजी के सबसे बड़े मेले अरब के रेगिस्तानों में लगने लगे। एक आंकड़ा देखिए, सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट का आंकड़ा बताता है शुभम कि अकेले 2022 में अबू धाबी के ADI, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन और मुबादला, ये दो जो बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड हैं, और सऊदी अरब का PIF और कतार के QIF ने अकेले 2022 में $73 अरब का इन्वेस्टमेंट बांटा है, किया है पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर, चाहे वो कंपनियां हों या शेयर बाजार हों। और अब दुनिया में जो 10 सबसे बड़े एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, ये ध्यान रखना ज़रूरी है, जो अब बाजार को पता चल रहा है कि अब दुनिया में जो 10 सबसे बड़े एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, उसमें से 5 अरब से आ रहे हैं। 5 लोग ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अरब से आते हैं। और इसीलिए दुनिया भर की सरकारें खाड़ी देश के फंड को रिझाने के लिए, उनसे वेल्थ लेने के लिए, उनसे निवेश लेने के लिए बराबर कोशिशें करती हैं। तो दुनिया के नए पूंजी निवेशक अब किसी फ्रैंकफर्ट या किसी ज्यूरिख या किसी न्यूयॉर्क या किसी शिकागो से नहीं आते हैं। दुनिया के नए निवेशक अब आपके पूर्व से आते हैं, जो कि अबू धाबी, दुबई और कतार से आकर ये तय करते हैं कि किसी देश में कितना निवेश होगा। सर, इतनी बात समझ आया कि जो शेखों का या अरब के जो सबसे बड़े जो दो नायक है, एक है अमीरात और दूसरा है सऊदी। पहले बात अमीरात की करते हैं। अबू धाबी हो गया, दुबई हो गई, अमीरात का कितना दबदबा है इस बाजार पर? अमीरात का जो फंड है और अमीरात का जो ताकत है सॉवरेन वेल्थ फंड में, वो सबसे ज़्यादा आक्रामक है। 2 बड़े फंड हैं, जैसा शुभ ने बताया आपको कि सऊदी अरब का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF फंड, और सऊदी अरब और 3-4 जो सॉवरेन वेल्थ फंड है अमीरात के। और इन दोनों ने दुनिया के बाजार में पूंजी की आवाजाही, निवेश के तौर तरीके बदले हैं। इसीलिए SVB बैंक को बचाने के लिए, उसकी यूरोपियन सब्सिडरी को बचाने के लिए अमीरात की सरकार रातों रात नहीं रिक्वेस्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया ब्रिटेन ने, इसीलिए क्योंकि अमीरात के पास इतना सरप्लस फंड अवेलेबल था कि वो चाहते और एक फ़ोन कर देते तो SVB बैंक बिक जाता और उसकी समस्या का समाधान हो जाता। भारत के उद्योगपति अब यूरोप से ज़्यादा चक्कर मिडिल ईस्ट के देशों का लगाते हैं। आपको लगातार पता चलेगा कि ज़्यादातर भारत के उद्योगपति इन्हीं देशों का चक्कर लगाते हैं। अमीरात के पास 3 सॉवरेन वेल्थ फंड है शुभम। एक है मुबादला, दूसरा है एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जिसको EIA कहते हैं, और तीसरा है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जिसको ADIA कहते हैं। अमीरात में तेल के निर्यात में अगुआ है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े तेल उत्पादक टॉप 5 देशों में है। अमीरात में तेल के निर्यात से ये बना फंड अभी तक $1 ट्रिलियन की एसेट्स तो क्रिएट कर चुका है। $1 ट्रिलियन का निवेश पूरी दुनिया में ये फंड अभी तक कर चुका है, इतने बड़े एसेट बेस पर बैठा हुआ है। 2008 के बाद जब दुनिया में पूंजी का संकट शुरू हुआ और तमाम चुनौतियां आई, बैंक डूबे, तो अमीरात के फंड्स ने बहुत तेज़ी से अपने आप को डाइवर्सिफाई किया और अलग अलग जगह निवेश किया। ये जो पेट्रो डॉलर है, इसके साथ एशिया में अमीरात ने बड़े पैमाने पर निवेश शुरू किया है। लेकिन फिर भी अभी भी, जो आपसे कह रहे थे कि पूंजी की धुरी कहाँ है, अभी भी इस फंड की 3/4 संपत्तियां यूरोप और अमेरिका में है। यानी जो इनका बड़ा निवेश का बाजार है, वो बाजार अभी भी यूरोप और अमेरिका में है। अबू धाबी का या अमीरात के जो तीनों सॉवरेन वेल्थ फंड हैं, उन्होंने बड़े एसेट्स खरीद रखे हैं पूरे यूरोप में। इसके अलावा जो बड़ा हिस्सा है वो खाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं का है, और खाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं पर हम आगे बात करेंगे। जो खाड़ी क्षेत्र के देश हैं, उनकी इकोनॉमीज़ में बड़ा स्टेक है इन सॉवरेन वेल्थ फंड का। यानी पूरे अरब की जो पूंजी तैरती है, वो इन 4-5 बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड की है, निवेश की दृष्टि से उनकी अर्थव्यवस्थाओं को चलाने के लिए। एशिया में भी निवेश है। मुबादला दिलचस्प है, किस्सा है मुबादला का। मुबादला जो फंड है, उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं दुनिया में अलग अलग तरह से होती हैं। मुबादला को जो अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख हैं मोहम्मद बिन जायद, उनके मातहत है, ये सीधे उनके नियंत्रण में आता है। हालांकि सारे फंड वहाँ प्रिंस के मातहत हैं। $226 अरब की एसेट है इस अकेले एक फंड के पास, और ये माना जाता है कि दुनिया में सबसे स्मार्ट ढंग से निवेश करने वाला सॉवरेन वेल्थ फंड है, सबसे चुनिंदा ढंग से निवेश करता है। मुबादला ने क्या किया कि वो उन उद्योगों में निवेश करता है जिनकी ज़रूरत सऊदी अरब की अमीरात की अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य में है। जैसे कि एरोनॉटिक्स में इसने निवेश किया, और एरोनॉटिक्स में निवेश के साथ सऊदी अरब को एविएशन की तकनीक मिली और अमीरात को तकनीक मिली, और अमीरात दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में शामिल हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऐसी कंपनियां जिनका निवेश अमीरात में हो सकता है, उनमें ही हिस्सेदारी खरीदते हैं। प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। कार्लाइल, जी माइक्रोसिस्टम,
AMD जैसे कि जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है, ATI, पर्यटन में अमेरिकन चेन वायसराय, इन सब में निवेश किया है मुबादला ने। मुबादला का तरीका ये है, मुबादला के पास दो इन्वेस्टमेंट व्हीकल हैं, एक का नाम आबार है और दूसरे का नाम इपिक है। अभी हाल में ये फंड मलेशिया में $1 अरब के एक फ्रॉड का भी शिकार हुआ था, जहाँ पर एक ऐसी जगह निवेश किया गया था जिसमें फ्रॉड हुआ था। मुबादला ने 2021 में $30 अरब का इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें 2021 में जिसमें $10 अरब अकेले यूके में लगाए गए और $5 अरब का निवेश इसमें हो चुका है। मुबादला की कोशिश ये होती है कि जो वो कंपनियां दुनिया में जिनके जरिए अमीरात की अर्थव्यवस्था को भविष्य में तकनीक की ज़रूरत होगी, उनमें हिस्सेदारी खरीदेगा। तो जो एविएशन कंपनी जिसको तकनीक सप्लाई करनी है, मुबादला उसी में स्टेक जाकर खरीद लेता है और इसके जरिए, इस पूंजी के जरिए वो उन कंपनियों को अपने देश में तकनीक की आपूर्ति के लिए और बाकी चीज़ों के लिए मजबूर करते हैं। अमीरात के दूसरे फंड मध्य पूर्व और टर्की में बड़े टेक ओवर कर रहे हैं कंपनियों के। मध्य पूर्व के कुछ देशों में जहां संकट है वहां पर, और टर्की में कर रहे हैं। और इसके साथ अमीरात के फंड्स जो हैं वो हेज फंड में बड़ा निवेश करते हैं, बहुत बड़ा निवेश करते हैं हेज फंड के तौर पर। और अब अमीरात के फंड्स ने भारत की स्टार्टअप इकोनॉमी में भी निवेश शुरू किया है। सर, अब अमीरात से चलते हैं MBS की तरफ, अब आप चलते हैं सऊदी की तरफ। ये इस पूरे खेल के कितने अहम नायक हैं, कितने बड़े खिलाड़ी हैं? हाँ, सऊदी सुल्तान सबसे बड़े रणनीतिक निवेशक हैं, बड़े चतुर राजनेता हैं इस समय दुनिया के। आपने हाल में उनकी रणनीतिक पैतरों को अब लोगों ने देखना शुरू किया है कि उन्होंने अपने सबसे बड़े धुर शत्रु से, ईरान से, जो कि एक शिया देश है, उसके साथ, चीन के साथ मिलकर दोस्ती शुरू कर दी और ये भी घोषणा कर दी कि ईरान में सऊदी अरब का निवेश शुरू होगा, वो भी इन्हीं फंड से जाएगा। अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बेहद ख़राब हैं, बाइडेन के साथ खासतौर से उनके बेहद ख़राब हैं। उनकी ताकत का अंदाज़ा क्रेडिट स्विस के संकट के साथ दुनिया को हो ही रहा है कि उनके बैंक ने ना कहा और यूरोप का बैंक देखते देखते ढह गया। सऊदी अरब का तो उनकी ताकत का, उनकी क्षमताओं का असर दिख रहा है। सऊदी अरब का रूस के साथ काफ़ी चतुर लेन देन में है वो। ओपेक देशों की पूरी राजनीति सऊदी अरब चलाता है। रूस के साथ रिश्ता, ईरान के साथ रणनीतिक तैयारी और चीन के साथ जो दोस्ती है, ये सारी चीज़ें जिस एक ताकत पर टिकी हैं शुभम सऊदी अरब में, वो सऊदी अरब का सॉवरेन वेल्थ फंड है और उसकी जो आक्रामक ताकत है। करीब $607 बिलियन का, $607 अरब की एसेट रखता है सऊदी अरब का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, जिसको हम PIF कहते हैं। इसने दुनिया में ब्लैकस्टोन इंफ्रा फंड में, वर्जिन गैलेक्टिक में और सॉफ्ट बैंक के विजन फंड में भी निवेश कर रखा, जिस विजन फंड से दुनिया के कई सारे स्टार्टअप्स को पैसा मिलता है। अब देखिए, ये पूंजी सऊदी अरब के प्रोविडेंट के सॉवरेन वेल्थ फंड से निकलकर सॉफ्ट बैंक के विजन फंड में आती है और फिर सॉफ्ट बैंक के विजन फंड से वो पूंजी लौटकर भारत और दुनिया भर के अलग अलग स्टार्टअप्स में पहुंच जाती है। तो सऊदी अरब का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में उन बड़े फंड्स में पैसा लगाता है जो बाद में छोटे फंड्स को अलग अलग निवेश करते हैं। इसी के तहत है सऊदी नेशनल बैंक, जिसने पिछले साल 10% हिस्सा खरीदा था क्रेडिट स्विस में। सऊदी सरकार एक और नया काम कर रही है, जो काम आमतौर पर अपने निवेश को और दुनिया में जो अपनी ताकत और रसूख बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जानना ज़रूरी है हमारे लिए। सऊदी सरकार नई निजी कंपनियां क्रिएट कर रही है। आप सोचेंगे कि वहाँ तो पूरी इकॉनमी नेशनलाइज्ड है, क्योंकि एक सुल्तान है और सुल्तान के तहत सारी कंपनियां हैं, पर इस फंड का इस्तेमाल करने के लिए सऊदी सरकार ने नई कंपनियां बनाई हैं, जो कंपनियां पूरी दुनिया में जाकर अधिग्रहण करती हैं, निवेश करती हैं और नई ताकत बना सकती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सऊदी अरब की तरफ से एक नया मल्टीनेशनल कंपनियों का एक नई पीढ़ी खड़ी हो रही है, जो दुनिया के देशों में अगले कुछ वर्षों में हमें सक्रिय होती दिखाई देंगी। 2022 में सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड ने अपने खुद सीधे और अपनी कंपनियों के जरिए $22 अरब 22.6 अरब का इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें $20 अरब का निवेश सीधे इस वेल्थ फंड से, सॉवरेन वेल्थ फंड से किया गया था। 2016 में सऊदी ने उबर में को जब खरीदा था, उबर में जब निवेश किया था, $3.5 अरब का उबर में इक्विटी खरीदी थी, तब दुनिया में एकदम सुर्खियां बनी थी कि सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड का पैसा एक नई इकॉनमी की कंपनी में, उबर में आ गया। इसके बाद सॉफ्ट बैंक के फंड में, जिसके बारे में आपको बताया, उसमें $45 अरब का पैसा सऊदी फंड ने लगाया और इसके जरिए परोक्ष रूप से दुनिया में जो उभरती हुई स्टार्टअप इकॉनमी थी, उसमें सऊदी का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया, क्योंकि सॉफ्ट बैंक के विजन फंड के जरिए वो पैसा स्टार्टअप इकॉनमी में जा रहा था। कंपनियां खरीदी गई, दुनिया के बाज़ारों में निवेश भी किया गया। निंटेंडो कंपनी थी, गेमिंग कंपनी, जिसमें बड़ा निवेश हुआ, चर्चा में रहा था। इस समय इस फंड के पास $360 अरब की एसेट्स हैं, जो लाइव एसेट्स हैं, जिनको वो संभाल रहा है। और सऊदी सुल्तान ने अभी हाल में जब रियाद की बैठक हुई थी अक्टूबर में, तब उन्होंने कहा था कि
सऊदी 2025 तक अपने सॉवरेन वेल्थ फंड के जरिए $1 ट्रिलियन की एसेट्स पूरी दुनिया में मैनेज करेगा, यानी $1 ट्रिलियन की एसेट्स खरीद या निवेश करके उन्हें अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रहा है। और यही वो फंड है शुभम जिसके बारे में जो वहाँ की जो नई सिटी आ रही न्योम सिटी, इसके बारे में तमाम वीडियोज़ और तमाम चर्चाएं आप देखते हैं। सऊदी एक नया भविष्य का शहर बना रहा है, ये फंड उसमें भी निवेश कर रहा है। सऊदी अरब का जो $500 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है जो प्योरली तेल की कीमत से या तेल के बिकवाली से आता है, वो भी भंडार इसी सॉवरेन वेल्थ फंड के जरिए निवेश होता है। हालांकि उस भंडार को सऊदी मॉनेटरी एजेंसी संभालती है, पर माना जाता है कि उस विदेशी मुद्रा भंडार का जो फंड भी है, उस फंड का इस्तेमाल भी इसके जरिए होता है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात सऊदी के बारे में, सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड के बारे में जो दुनिया के निवेशकों को चौंकाती है शुभम, वो ये है कि इतना पूंजी होने के बाद भी, इस कदर पूंजी होने के बाद भी सऊदी फंड कर्ज भी जुटाता है अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपनी कर्ज भी जुटाता। पिछले साल नवंबर में सऊदी फंड ने $17 अरब का कर्ज लिया और $3 अरब के ग्रीन बॉन्ड जारी किए। यानी दुनिया के बाजारों में जहां सस्ती पूंजी मिल रही होती है, उसे इतना सॉवरेन वेल्थ होने के बाद भी, इतनी पूंजी होने के बाद भी कर्ज जुटाता है। हमने जैसे आपको बताया था, सऊदी अरब में 60 नई कंपनियां बनी हैं इस फंड के मातहत, जो सऊदी के पूरी दुनिया में निवेश को लेकर जाती हैं। सऊदी के फंड का, गवर्नमेंट के सरप्लस का आंकड़ा आप देखिए और देखिए कि सऊदी ने कितना बड़ा निवेश किया है। एक और दिलचस्प बात सऊदी के बारे में जो अमीरात से थोड़ा फ़र्क है और काफ़ी ज़्यादा दुनिया की राजनीति को प्रभावित करने वाली है। अमीरात से अलग जो सऊदी सुल्तान हैं, वो अपने फंड से मध्य पूर्व और एशिया की राजनीति में सीधा दखल करते हैं और उसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसी दम पर वो अमेरिका के साथ सीधा मुकाबला कर रहे हैं। अमेरिका की नाराज़गी का जोखिम लेकर भी चीन के साथ दोस्ती और एक नए किस्म की धुरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को पिछली बार सऊदी अरब से मदद भी मिली थी। सऊदी अरब का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है शुभम, वो अरब देशों में सबसे बड़ा निवेशक है, जो पूरी अरब इकॉनमीज है उनमें सबसे बड़ा निवेश करता है। इसमें करीब $2.4 अरब का नया निवेश अभी आने वाला है, जिसे सऊदी अरब के देशों में करेगा, और यह बहरीन, इराक, ओमान, जॉर्डन, सूडान और इजिप्ट में निवेश किया जाएगा। और अब तो ईरान में भी पूंजी पहुंचने वाली है। अभी ग्राफिक देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि सऊदी की जो सॉफ्ट पावर है, जो कैपिटल के जरिए सॉफ्ट पावर आती है, उसने पूरे अरब देशों के और पूरे जो मुस्लिम देश हैं उनमें कितना बड़ा निवेश कर रखा है उसकी तुलना में, जबकि अमीरात के फंड का बड़ा निवेश यूरोप के देशों में है। इनके अलावा 2 और बड़े फंड हैं जो तेज़ी से उभर रहे हैं। इसमें कतार और कुवैत का फंड, इसमें कतार और तेज़ी से आया, कुवैत का फंड अभी शुरू हो रहा, काफ़ी पैसा है कुवैत के पास। कतर का सॉवरेन फंड 2008 में केवल 3 साल पुराना था, लेकिन अब इसके पास $461 बिलियन की एसेट्स मौजूद हैं, और कुवैत का फंड $708 अरब का है। रैंकिंग में कुवैत का फंड काफ़ी ऊपर है, पर इसका निवेश अभी सीमित है। इतनी पूंजी रखी हुई है जो आगे निवेश के लिए निकल कर सामने आएगी। तो मान लिया जाए कि सर पूंजी के बाजार में अब इन्हीं की चलनी है। पूंजी का बाजार जिस तरह से बदला है और बैंकों को जिस तरह से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण समस्या हो रही है शुभम, उस परिस्थिति में सरप्लस पूंजी है कहाँ दुनिया में? पूंजी 2 ही तरीके की है, या तो कारोबार से कमाई की सरप्लस पूंजी या फिर कर्ज से मिली हुई पूंजी। तो ज़्यादातर बैंकों के पास अमेरिका में कर्ज की पूंजी है जो उन्होंने बॉन्ड बेचकर जुटाई है, या अपने केंद्रीय बैंकों से उधार लेकर जुटाई है। दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं, जिन देशों का जिक्र हमने आपको रैंकिंग में किया था, जिनके पास विशुद्ध रूप से कारोबार से कमाया हुआ सरप्लस है, जिसमें चाइना का भी सॉवरेन वेल्थ फंड काफ़ी बड़ा है, और ये इन देशों के पास बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड है। तो अब इनके पास तेल की ताकत है, तेल का भी सूर्य लंबे समय तक अस्त नहीं होना है, तेल दुनिया में एनर्जी का बड़ा स्रोत रहना है, और उससे भरपूर सरप्लस इनके पास है। और इसलिए ऐसा माना जा रहा है, क्रेडिट सुई के घटनाक्रम ने यह बताया, जो अगर आप इसकी पूरी परतें खोलते चले जाएं, क्रेडिट सुई और सऊदी अरब के रिश्तों को, सऊदी अरब और अमेरिका के बैंकों के रिश्तों को, सऊदी अरब और मासायूसीशन के सॉफ्ट बैंक विजन फंड के रिश्तों को, इन सब की अगर आप परतें खोलें, जिन्हें खोलने की कोशिश आज हमने इकोनॉमिकम में की है, तो आपको समझ में आएगा कि जब यूरोप के बैंक डूब रहे हैं, अमेरिका के बैंक संकट में है, अमेरिका के मझोले बैंक तो गहरे संकट में, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के कारण बैंक नई लेंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तब सॉवरेन वेल्थ फंड नया पूंजीवाद ला रहे हैं। ये अरब का नया पूंजीवाद है, नए तरीके का कैपिटलिज्म है, जिसकी वो नई इबारत लिख रहे हैं। जापान के में भी जो स्टार्टअप के बड़े निवेशक थे, उन्हें काफ़ी घाटा हुआ है, और इसलिए स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट की कमान भी, ये जो जहाज़ है इसकी कमान भी अब अरब के फंड्स ने संभाल ली है। इसके कुछ संकेत हमें मिल गए थे
पिछले 1-2 साल के अंदर जो हमने आपको बताया, पर सबसे स्पष्ट रूप से हमें संकेत मिला दावोस की ताजी बैठक में। सुर्खियां वहाँ से कुछ और ही बनी दावोस से, लेकिन वहाँ कुछ पीछे जो हुआ था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था और जो हमारे लिए या दुनिया भर में निवेशकों के लिए जानना जरूरी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जुटान थी दावोस में, जहाँ पर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जादान भी गए थे, जो काफ़ी चर्चा में है आजकल ईरान को में निवेश की घोषणाओं को लेकर। उन्होंने कहा था कि अब हम निवेश का तरीका बदल रहे हैं, हम निवेश या मदद के तरीके में बदलाव कर रहे हैं। अब अमीरात कोई भी निवेश तब करेगा जब उस देश में कुछ रिफॉर्म्स किए जाएंगे, कुछ बदलाव किए जाएंगे। ये बेहद अनोखा सा बयान था। सऊदी अरब अब अपने आप को, सऊदी अरब अमीरात के फंड अब दुनिया के देशों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की गारंटी पर निवेश करना शुरू कर रहे हैं। आमतौर पर ये काम दुनिया में बैंक्स करते हैं या बड़े बैंक्स करते हैं, लेकिन अब इनके पास जो ताकत है इससे के जरिए इसका संकेत समझिए कि ये देश उन देशों की आर्थिक नीतियों को, पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करेंगे, प्रभावित करेंगे, तब वो निवेश आएगा। बयान तो सर IMF टाइप का लगा। हाँ, मतलब ये कहा उन्होंने कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के सुधारों के बदले निवेश करेंगे जिन देशों में हमें ज़रूरत है। और दुनिया के देश जा रहे हैं, भारत जैसे भी दुनिया के देशों में अमीरात से और बाकी जगह से निवेश आ रहा है। अरब की अच्छा, चीन की सक्रियता अरब मध्य पूर्व में जो बढ़ी है उसे भी इसी रोशनी में समझा जा सकता है, क्योंकि वैसे तो पूंजी के लिहाज से जो चाइना इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड है, नॉर्वे का फंड सबसे पहला है, लेकिन चाइना का सॉवरेन वेल्थ फंड और चाइना की सॉवरेन ताकत और मध्य पूर्व के सॉवरेन वेल्थ फंड, जिसमें अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत के जो फंड्स हैं, ये मिलके दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टेबल सरप्लस रखने वाले देशों का सबसे बड़ा पूल बना रहे हैं, जिनके पास प्योर नॉन डेट इन्वेस्टेबल सरप्लस है, कर्ज नहीं है, जिनके पास जीरो डेट इन्वेस्टेबल सरप्लस है, जिनके पास प्योर और प्योर पूंजी है, विशुद्ध रूप से ये पूंजी है, जिस पूंजी का निवेश वो किसी भी समय कर सकते हैं और एक बड़े निवेश से एक देश की पूरी तस्वीर ही बदल सकती है, एक देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि ये जब बैंकिंग संकट का दौर गुजरेगा, ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर जब ख़त्म होगा और बैंक इस पूरे तूफान से बाहर निकलेंगे, तब तक ऐसा माना जा रहा है कि अब पूंजी के बाज़ारों का जो भविष्य है उसका एक बड़ा हिस्सा यूरोप अमेरिका के बैंकों के हाथ से निकलकर इन नए सुल्तानों के पास पहुंच जाएगा। मध्य पूर्व के सुल्तानों के हाथ में दुनिया के पूंजी की ताकत रहेगी। इसलिए आप किसी गफलत में मत रहिए, तेल की कीमतें कम नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ से हमें बात समझना, हमारे लिए भारत और दुनिया की ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं के लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि तेल की पूंजी से ही ये सॉवरेन वेल्थ फंड बने हैं, तेल की पूंजी से जुटाकर ही ये इन फंड्स को बनाया गया है। और जब तक दुनिया के पास कोई ऐसा बड़ा लंबे समय का विकल्प नहीं है तेल का और पेट्रोलियम का, तब तक तेल की कीमतें ओपेक और बाकी देश ऊपर रखेंगे और इस पूंजी के साथ वो अपनी ताकत बटोरेंगे। ये इसलिए ये पूरी सल्तनत जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स की अरब की सल्तनत है, उसमें नॉर्वे भी शामिल है, नॉर्वे के पास भी तेल का पैसा है, पूरी की पूरी जो तेल की सल्तनत है उसके पास अब दो ताकतें आ गई हैं। एक ताकत है ऊर्जा की, यानी दुनिया को तेल देने की, और दुनिया से पैसा लेकर पूंजी भी देने की, दुनिया से उसके बदले पूंजी जुटाकर पूंजी भी देने की। और ये दो बड़ी ताकतें मध्य पूर्व के देशों के पास अब पहुँच चुकी हैं और इसलिए यूरोप के बैंकों में खासी सनसनी है। यूरोप के बैंक काफ़ी करीब से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं और ये पूंजी दुनिया में आने वाले समय में, नया घटनाक्रम है, ये पूंजी आने वाले समय में दुनिया में बड़ा फेरबदल करेगी। हम लगातार मनी सेंट्रल में, इकोनॉमिकम में, मनी 9 में इन सारी घटनाओं पर नज़र रखते हैं और आपको इसकी जानकारी देते हैं। जल्दी कुछ और नया होगा तो हम आपके पास लेकर आएंगे। सोचिए कितना बड़ा अंतर्विरोध है या कितनी बड़ा विरोधाभास है कि जो क्रेडिट स्विस पूरी दुनिया में वेल्थ मैनेज करता था वही डूब गया क्योंकि एक सुल्तान ने ना कह दिया। दुनिया में अब आप ऐसे सुर्खियां हो सकता है आने वाले वर्षों में, आने वाले दिनों में बदलते देखेंगे कि जहां पर टाइगर ग्लोबल का नाम था, क्रेडिट स्विस का नाम था, गोल्डमैन सैक्स का नाम था या मान लीजिए सॉफ्ट बैंक का नाम था, वहां अब ये अरब के जो फंड हैं वो निवेश करते दिखेंगे। तो अगली सुर्खियां ये बटोरते बनाते दिखेंगे, ताकत बटोरते भी यही दिखेंगे पूंजी के बाजार में। सर अब सवाल जवाब की बारी। पहला सवाल विवेक आर्या जी का है। उनका कहना है कि हिंडनबर्ग को अपने देश में डूबने वाले बैंकों के बारे में नहीं पता था, रिपोर्ट वहां भी निकाली जा सकती थी। हिंडनबर्ग कोई रेगुलेटर नहीं है, हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है, घोषित शॉर्ट सेलर है और शॉर्ट सेलर्स के काम करने के तौर तरीके इसी तरीके के होते हैं। शॉर्ट सेलर कुछ कंपनियों को, कुछ ग्रुप्स को देखते हैं, उनमें आने वाली समस्याओं को पहले से परखते हैं और घोषित रूप से उन पर दांव लगाते हैं। शॉर्ट सेलिंग कंपनियां अमेरिका में एनरॉन के साथ भी ऐसा करती रहीं। जब एनरॉन क्राइसिस में था तब भी ये कहा गया था कि जो जिम चैनोस की कंपनी थी उसने एनरॉन के अलावा बाकी चीज़ें नहीं देखी। बैंकों के संकट दूसरे तरह से निकल रहे हैं। बैंकों के संकट वहाँ के रेगुलेटर्स की समस्या के कारण है। फेडरल
रिजर्व की गलतियों के कारण है। क्योंकि हमने भारतीय परिवेश में पहली बार किसी अमेरिकन शॉर्ट सेलर की तरफ से इस तरीके की रिपोर्ट, इस तरीके की टारगेटिंग देखी, तो हमें लगता है कि शॉर्ट सेलर दुनिया की सारी कंपनियों के बारे में इस तरीके की रिपोर्ट या बैंकों के बारे में से रिपोर्ट देते हैं। ऐसा नहीं है। जो लोग शेयर बाजार को करीब से समझते हैं, वहाँ निवेश करने वाली जो फर्म्स हैं, चाहे वो खरीदने वाली हों, बेचने वाली हों, वो जिन खास कंपनियों में निवेश करती हैं उन्हीं के बारे में शोध करके जानकारी देती हैं, और ये बहुत आम सामान्य प्रक्रिया है। सर, अगला सवाल कालारिया जय का है। वो कह रहे हैं क्या भारत मंदी के बहुत करीब है? मंदी से ज़्यादा अगर मंदी को आप किस तरह से मानेंगे, क्योंकि मंदी की कई सारी परिभाषाएं हैं। मंदी अगर हम माने तो हमने कोविड के दौर में निगेटिव ग्रोथ देखी थी, वैसी स्थिति तो आने की गुंजाइश अब कहीं नहीं है। लेकिन आप भारत स्टैगफ्लेशन के करीब के स्टैगफ्लेशन में के भीतर प्रवेश कर चुका है। अगर आप मौजूदा समय में महंगाई की दर और भारत की आर्थिक विकास दर को देखें, और जो लास्ट के 2 तिमाही की आर्थिक विकास दर आएगी 4 से 5% के आसपास, महंगाई की दर उससे ऊपर होगी। तो तकनीकी तौर पर भारत स्टैगफ्लेशन में पहुंच रहा है। हमें दिख रहा है कि कमाई बढ़ने की दर से ज़्यादा महंगाई बढ़ने की दर है। अगले साल इस बात पर बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि महंगाई और जीडीपी का रिश्ता क्या रहता है। इससे करीब से अगर आप देखते हैं तो करीब से देखिएगा कि अगले पूरे साल जीडीपी की दर महंगाई से ऊपर रहती है या जीडीपी की दर महंगाई से नीचे रहती है, क्योंकि इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। आपकी हमारी ज़िंदगी जीने की लागत, खर्च, कंपनियों को होने वाले मुनाफे और सरकार को मिलने वाला टैक्स भी। लेकिन आर्थिक विकास दर में गिरावट की अगली 3-4 तिमाहियाँ तो अब शुरू होती दिखाई दे रही हैं। अगला सवाल सर, एक सवाल और आया है। ये सवाल है कैलाश जी का। वो कह रहे हैं कि भारतीय बैंकों की वर्तमान स्थिति कैसी, क्या वो आर्थिक रूप से मजबूत हैं? भारतीय बैंकों को आप अमेरिका या यूरोप के बैंकों से तुलना नहीं कर सकते। और आमतौर पर जब भी ऐसे बयान दिए जाते हैं ना शुभम, कि भारतीय बैंक मजबूत स्थिति में है, स्ट्रांग स्थिति में, तो इन बयानों से हम कुछ समझ नहीं पाते, क्योंकि अमेरिका की बैंकिंग, यूरोप की बैंकिंग, भारत की बैंकिंग, चाइना की बैंकिंग, इनके सबके स्वरूप बिल्कुल अलग अलग। भारत के अधिकांश बैंक सरकारी पैसे पे, सरकारी हिस्सेदारी के बैंक हैं। भारत में सरकारें, जहाँ भी सरकारें बड़ी हैं, देखिए प्राइवेट बैंकों को भी सरकारें नहीं डूबने देती। आपने यूरोप में देखा कि प्राइवेट बैंकों को भी नहीं डूबने दिया। तो भारत के बैंकों की मजबूती इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उनके उस तरीके के एक्सपोजर नहीं है जिस तरीके के एक्सपोजर अमेरिका के, यूरोप के बैंकों के थे। उनमें स्ट्रक्चरल समस्या नहीं। पर उनकी दूसरी चुनौती है जो आरबीआई लगातार कहता रह रहा है कि आरबीआई कह रहा है कि अगले साल बैंकों के एनपीएस और ज़्यादा बढ़ेंगे, खासतौर से रिटेल और छोटे कर्जों को लेकर, जो छोटी कंपनियों को दिए जाने वाले कर्ज हैं उनको लेकर एनपीए में बढ़ोतरी होगी। पर स्ट्रक्चरल चैलेंज भारतीय बैंकिंग में वैसा नहीं है जिस तरीके का चैलेंज हमने पिछले यूरोप के बैंकों में देखा है। पर हवा जब चलेगी तो दुनिया भर में जब बैंकिंग उद्योग में संकट आएगा तो उस तूफान का असर से हम भी नहीं बचेंगे। हमारे शेयर बाजार में भी आप बैंकों की स्थिति देख रहे हैं, और ख़ासतौर से सबसे ज़्यादा चिंता 81 बॉन्ड्स को लेकर है, जिसके पर हम लोगों ने एक मनी सेंट्रल में विस्तार से चर्चा की है, जो प्लेलिस्ट पर है, आपसे देख सकते हैं। अब बारी सर इनकम के खाने की। इनकम की बात में आज क्या खास है? इनकम की बात में हम बिल्कुल साल के अंत में मौजूद हैं, और आपके पास भी अगले साल की टैक्स प्लानिंग की चिट्ठियाँ आने लगी होंगी। अगर आप नौकरी कर रहे होंगे, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट और बाकी लोग आपको टैक्स प्लानिंग के बारे में सवाल पूछने लगे होंगे, या आप स्वयं भी इस बात के लिए जागरूक होंगे कि इस साल टैक्स का रिटर्न कैसे भरा जाए, क्या कुछ ऐसा हिस्सा है जिससे टैक्स बचाया जा सके, इनकम टैक्स बचाया जा सके, और अगले साल की तैयारी कैसे की जाए। और इसके लिए हम आपसे अनुरोध करेंगे, आपके पास मनी9 का ऐप है, उस ऐप पर बुरा ना मानो टैक्स है से लगातार जुड़े रहिए अगले 15 दिन तक, 20 दिन तक। हम वहाँ लगातार आपको प्रति सप्ताह ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो ठीक वित्त वर्ष खत्म होने और वित्त वर्ष की शुरुआत के बीच में आपके लिए बेहद ज़रूरी है। टैक्स की जो लास्ट मिनट प्लानिंग है और जो टैक्स की प्लानिंग की बिगिनिंग है अगले साल के लिए, क्योंकि ये ऐसे 15 दिन होते हैं शुभम जब आपको पिछले साल के टैक्स की प्लानिंग को कंप्लीट करना होता है और अगले साल के लिए टैक्स की प्लानिंग की तैयारी करनी होती है, गलतियां भी सुधारनी और गलतियां सुधारनी होती। तो दोनों तरह से हम आपको अलग अलग एक छोटी छोटी चीज़ पर कहाँ बचत करें, कहाँ निवेश करें, कौन से म्यूचुअल फंड से आपको टैक्स में फ़ायदा मिल सकता है, कौन सा निवेश आपके लिए टैक्स में फ़ायदेमंद नहीं, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। चलिए, अब बारी सर किस्सों के सिक्के की। इस हफ्ते लिखा है, क्या खास लिखा है? हाँ, पिछले सप्ताह किस्सों का सिक्का मुंबई के हमारे समिट के कारण नहीं जा पाया। बहुत सारे लोगों ने उस पर सवाल पूछा, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ क्योंकि समय नहीं मिल पाया था। इस हफ्ते किस्सों के सिक्के में आप
क्रेडिट सुई का किस्सा सुनिए। क्रेडिट सुई दुनिया के उन 30 बैंकों में है जिन्हें सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक माना जाता है, यानी जिनके डूबने से दुनिया में वित्तीय तंत्र के उलट पलट हो जाने का खतरा था। इसलिए स्विट्जरलैंड की सरकार को दखल देकर यूबीएस से खरीदवाना पड़ा। पर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक होने की परिभाषा तो अभी हाल के 10-12 वर्षों में आई। क्रेडिट सुई के बिना स्विट्जरलैंड का इतिहास लिखना मुश्किल है। स्विट्जरलैंड के इतिहास में कुछ ऐसा बड़ा हुआ जो बैंकिंग से भी बड़ा था, वो क्रेडिट सुई के जरिए हुआ था। और ये माना जाता है कि क्रेडिट सुई को बनाने वाले और क्रेडिट सुई के जरिए वो काम करने वाले व्यक्ति स्विट्जरलैंड के निर्माता थे। क्रेडिट सुई का ऐसा इतिहास, और इसलिए स्विट्जरलैंड की स्मृतियों में ये बड़ा घाव है, स्विट्जरलैंड के लोगों के लिए बड़ी चोट है, क्योंकि ये बैंक उनकी साख की, उनकी भव्यता की, उनके इतिहास के इसकी सबसे बड़ी विरासत थे, जो मौजूदा वित्तीय तूफान में खड़े नहीं रह पाए। क्रेडिट सुई का कैसे बना और कैसे क्रेडिट सुई का रिश्ता स्विट्जरलैंड के रेलवे से है, ये किस्सा सुनिए इस बार किस्सों के सिक्के में। चलिए, इस बार किस्सों के सिक्के में कहानी क्रेडिट सुइस की। सर, चलते चलते कोई खास किताब? एक किताब मैंने पढ़ के भी ख़त्म की है। इस किताब का नाम है चोक पॉइंट कैपिटलिज्म, हाउ बिग टेक एंड बिग कंटेंट कैप्चर्ड क्रिएटिव लेबर मार्केट्स एंड हाउ वी विल विन देम बैक। ये दिलचस्प किताब है। आमतौर पर बिग टेक को लेकर जो तमाम गुलाबी और फंतासी चर्चाएं होती हैं कि बिग टेक दुनिया को बदल रही है और दुनिया में नए तरीके की चीज़ें ला रही है और दुनिया में इससे बड़ी क्रांति होगी, लोगों की कमाई बढ़ेगी, इस पूरी अवधारणा के बिल्कुल विपरीत एक दूसरा रुख इस किताब में आता है। और ये किताब ये किताब वेल रिसर्च किताब है। इसके लेखक कोरी डॉक्टरो हैं। इस किताब से ये पता चलता है कि बिग टेक कंपनियां कैसे दुनिया के लेबर मार्केट को कन्वर्ट कर रही हैं, कैसे क्रिएटिव लेबर मार्केट को कन्वर्ट कर रही हैं और उसका असर आने वाले समय में क्या होने वाला है, कैसे ऑटोमेशन और ऑटोमेशन के साथ AI जैसी सुविधाएं दुनिया के जॉब मार्केट को बदलेंगी। हम आपको याद दिलाएंगे कि हम आपसे इस पर एक इकोनॉमिकम में चर्चा कर भी चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से दुनिया के जॉब मार्केट को बदलने वाला है। और अब जब आपने सुन लिया, अगर उसे आपने देखा होगा और अब आप खबरों की दुनिया में घूम रहे होंगे, तो आपको रोज़ ऐसी सुर्खियाँ सुनने को मिलेंगी, जिससे अब अलग अलग आंकलन आना शुरू हो गए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया में रोज़गारों पर कितनी बड़ी चुनौती या कितना बड़ा खतरा आने वाला है। तो ये था हमारा आज का सुपर पैक इकोनॉमिकम। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप अपने सवाल सुझाव हमको भेजिए। सर, बहुत शुक्रिया आपका। अर्थात की नई किस्त का इंतजार रहेगा। आप लोगों का भी शुक्रिया इकोनॉमिकम देखने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।